तो फिर चलिए शुरू करते हैं। साइंस वाला सेगमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। आज जो है कि एकदम 67वीं बीपीएससी से संबंधित जितने भी साइंस के क्वेश्चन से आए हैं। 67वीं बीपीएससी में जो है कि 2 एग्जाम हुआ था। पहला एग्जाम हुआ था, उसको जो है कि रद्द कर दिया गया था, फिर से एग्जाम लिया गया था। उन दोनों को मैच करके आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन रखा जाएगा। आज जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में तगड़ा वाला दम है, एकदम तगड़ा वाला। बस देखते रहिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है बोर्ड पर दिख रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ध्यान से नाम सुनिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको कि ईईजी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए में हृदय, बी में यकृत, सी में अग्नाशय और डी में मस्तिष्क। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हृदय दिया हुआ है। हृदय को जो है हार्ट या फिर दिल के नाम से जाना जाता है, HEART, हार्ट या फिर दिल इसी को बोला जाता है। और दिल जो होता है उसका वजन होता है 350 ग्राम, याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है कि 6 सेंटीमीटर, ये जो है कि लंबा होता है, L लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है कि 9 सेंटीमीटर जो है कि ये चौड़ा होता है, डी लिखा हुआ है, ये चौड़ाई। और उसके बाद जो है कि 12 सेंटीमीटर जो है इसका क्या होता है, ये 12 सेंटीमीटर मोटा होता है, 12 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, ठीक। उसको दिल कहा जाता है। दिल का शरीर में जो है कि मुख्य कार्य है रक्तों का स्थानांतरण करना। ये जो है कि रक्त का स्थानांतरण, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, रक्त का स्थानांतरण, रक्तों का स्थानांतरण करना दिल का कार्य है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यकृत। यकृत को ही लीवर बोला जाता है, लीवर। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि वह यकृत ही है। अग्नाशय वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां में से एक है। इसको इंग्लिश में जो है कि पैनक्रियाज बोला जाता है, पैनक्रियाज, ठीक, जे लिखा हुआ है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये वाला पैनक्रियाज अग्नाशय है। अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है। ये इंसुलिन जो है मधुमेह रोग से मतलब कि मधुमेह रोग की कमी से जो है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। एक मस्तिष्क दिया हुआ है। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन बोला जाता है, BRAIN, ब्रेन। ये ब्रेन का जो है उसी का जो है कि निगरानी करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग, EEG का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रेन, ब्रेन में जो है कि हमारा कोई सूचना पहुंचता है और वही सूचना के अनुसार हम अपने कार्य को करते हैं। तो सूचनाएं जो है कि सोडियम या पोटेशियम आयनों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ब्रेन में जो है कि सूचनाएं जो है कि सोडियम, Na, इसका सिंबल होता है पोटेशियम। पोटेशियम को जो बोला जाता है ये K से सूचित किया जाता है। इसके द्वारा जो है कि सूचनाएं हमारे ब्रेन के पास पहुंचती है और उसी के अनुसार हम लोग जो है कि कार्य करते हैं। और क्या हम बताएं कि EEG जो है कि एक निगरानी के लिए एक परीक्षण है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। वो जो है कि मस्तिष्क से संबंधित जो कि विद्युत गतिविधियां हैं ना, उसका मूल्यांकन करता है। EEG के द्वारा विद्युत गतिविधियों का मूल्यांकन, विद्युत गतिविधियों का मूल्यांकन जो है, वो EEG के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और ध्यान से पढ़िए कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है। आप किसी दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं और आपका जो है कि हाइट 5 फीट का है और दर्पण में वही हाइट 8 फीट का दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह दर्पण कौन सा है, मतलब कि जितना आकार है उससे ज़्यादा बड़ा आकार का वो बना रहा है प्रतिबिंब अर्थात फिगर। तो वो दर्पण का कौन प्रकार है, वही वाला आंसर आपको चुनना है। तो एक चीज जान लीजिए कि वस्तु की जितनी लंबाई होती है उससे अगर ज़्यादा लंबाई प्राप्त हो, उससे ज़्यादा लंबाई को अगर जो जितना बड़ा वस्तु है, वस्तु से ज़्यादा लंबाई जो है कि प्रतिबिंब का बन रहा है, तो वो हमेशा अवतल दर्पण में ही बनेगा।
अवतल दर्पण में ही जो है कि बड़ा प्रतिबिंब संभव है, ना ही समतल में, ना ही उत्तल में, ना ही बेलनाकार में। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक अवतल, तो अवतल दर्पण जो होता है, एक होता है समतल, एक होता है उत्तल। तो सबसे पहले देखिए कि अवतल दर्पण के बारे में, इसमें या तो वास्तविक या फिर काल्पनिक या फिर बड़ा या फिर समान आकार के प्रतिबिंब बनता है। इस पर जो है कि वास्तविक और काल्पनिक, ये दोनों, का से काल्पनिक, बा से वास्तविक, का से काल्पनिक या फिर आभासी, इसी को बोला जाता है। और इसमें बड़ा या फिर समान आकार के बन सकता है। इसमें जो है कि बड़ा या फिर समान आकार के बन सकता है, छोटा नहीं बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा हमेशा जो है कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण जो होता है ना, वो जो मतलब कि फिगर बनाएगा, वो वस्तु के बराबर आकृति का फिगर ये बनाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनेगा। एक ट्रिक आपको हम देते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए कि बाऊकाशी, ऐसे आप याद रखिए। वास्तविक जब बनेगा ना तो उल्टा होगा, काल्पनिक जब बनेगा वो सीधा होगा। बाऊकाशी मतलब वास्तविक, तब उल्टा, काशी मतलब कि काल्पनिक, तब सीधा। तो इसमें वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अब वस्तु के बराबर आकार पर बनता है ना और काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक होगा तो क्या हम बताएं कि काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, एकदम सीधा सीधी। काशी मतलब कि काल्पनिक और सीधा। इसमें जो है कि वास्तविक का काल्पनिक दोनों बनता है, तो वास्तविक का काल्पनिक दोनों बनता है। इसका कहने का मतलब हुआ ना कि अगर उल्टा और सीधा, इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है। एक है उत्तल, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा, हमेशा जो है कि सीधा। सीधा कहने का मतलब हुआ कि ये काल्पनिक बनाएगा। काल्पनिक मतलब कि जितना है उससे जो है कि छोटा बनाएगा या फिर बड़ा बनाएगा। बड़ा तो इसमें बनेगा नहीं। आप देखते होंगे कि दर्पण की बात किया जाए तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइड मिरर मतलब कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐना एक लगा हुआ रहता है, जो कि चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसको पीछे की वस्तु देखने के लिए। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जो है कि बहुत सारा गाड़ियों का फिगर एक साथ उस छोटे वाला दर्पण में बन सके। अगर जो अवतल दर्पण लगा देंगे तो एक गाड़ी का एक ही भाग वहां पर बन पाएगा, पूरा गाड़ी भी नहीं बन पाएगा। तो उत्तल दर्पण जो है कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर इसका क्या होगा कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा नजर आता है। की पॉइंट को पकड़िए, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का कौन सा प्रकार है, तो बड़ा जो है कि सिर्फ और सिर्फ अवतल में ही संभव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाएगा और सीधा। तो सीधा कहने का मतलब हुआ कि काल्पनिक बनाएगा, एक बेलनाकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? हम जब गर्मी के मौसम में बैठते हैं बेड पर तो पंखा को चालू कर देते हैं, तो वो पंखा चलता है तो जो है कि गर्मी हमसे जो है कि दूर भाग जाती है, मतलब कि हमें जो है कि बढ़िया महसूस होता है। वो ऐसा क्यों होता है वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा की अनुभूति आपूर्ति करवाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। तीसरा है हवा की चालकता बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो हम लोग जो है ना एक गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, मतलब कि हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है ना हमेशा सेम ही रहेगा। ठंडा के मौसम में भी जो है कि 98 फ़ारेनहाइट अर्थात 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। गर्मी के मौसम में भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा, ठंडा के मौसम में भी या सर्दी के मौसम में भी। मौसम चाहे कितना भी चेंज हो जाए हमारे शरीर का टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन कुछ जीव, जलीय जीव जैसे कि हो गया मेढक हो गया, सांप हो गया, या फिर जो है कि मछली हो गया, ये सब जो है कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रक्त वाले। मतलब कि ये टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ठंड के दिन में अगर जो टेम्परेचर पानी का घट करके आ गया 15 डिग्री या 10 डिग्री पर ने, तो वो अपने शरीर का टेम्परेचर को भी उतना में ही ले आएगा, तभी तो वो सर्वाइव कर रहा है, पानी में जिंदा है। ठंड के दिन में आपको 4 दिन पानी में रहने के लिए बोल दिया जाए, 5वां दिन जो है कि आराम से आप उड़ जाइएगा कहाँ, ऊपर। लेकिन वो जीव ऐसा है कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो अपने शरीर को उतना तापमान बढ़वा लेगा, घट रहा है तो घटा लेगा। लेकिन हम लोग जो है कि
गर्म रक्त वाले वार्म ब्लडेड हैं, हमारा शरीर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। तो हमारा शरीर का तापमान जो है कि 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में तापमान कितना बढ़ जाता है, 40, 42, 48, अभी तो जो है कि 45 के आसपास बढ़ जाता है। मतलब कि 45-44 के आसपास रहता है, लेकिन रहना कितना चाहता है शरीर, 37.5 के आसपास रहना चाहता है। तो गर्मी छोड़ करके जो है कि पसीना हमारे शरीर बाहर निकालता है, और शरीर से जो है कि क्या करता है, वो टेम्परेचर को 37.5 में रखने के लिए जो है कि तापमान को भगाता है। मतलब कि तापमान को भगाने के लिए वो पसीना छोड़ता है, और हमारे शरीर का तापमान जो है कि 37.5 के आसपास रखना चाहता है। तो वो जो है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अब वाष्पित होने के बाद जो है कि हमारा शरीर का तापमान 37.5 के आसपास जो है कि अनुकूल बना हुआ रहता है। और ठंड के दिन में आप देखते होंगे कि हमारा शरीर का तापमान जो है कि घटने नहीं देता है, वो कंपन करके जो है कि टेम्परेचर को बढ़ा लेता है, 37.5 के आसपास पहुंचा लेता है शरीर के अंदर के तापमान को। समझ गए? तो गर्मी के मौसम में पसीना छोड़ करके तापमान को नियंत्रित करता है, और ठंड के मौसम में जो है कि कंपन महसूस करके टेम्परेचर को बढ़ा करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखिए कि रात में खुले आसमान में तारों का टिमटिमाना किसके द्वारा समझा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का ध्रुवीकरण, और चौथा है प्रकाश का व्यतिकरण। तो रात में जब आप छत पर जाते हैं तो ऐसे करके देखते हैं तो तारे बहुत सारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक, तो वो किसके कारण आता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन हम कहते किसको हैं? जब प्रकाश की किरण जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर जो कोई प्रकाश है ना, उसको जो है कि हवा से लेकर के अगर जो जल में भेजा जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, या फिर जल से वो हवा में उसको लाया जाए तो उसके दिशा फिर परिवर्तित हो जाए। मतलब कि कोई एक माध्यम में चल रहा है, उसको दूसरा माध्यम में भेज दीजिएगा नहीं तो वो जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, बल्कि कुछ उसके दिशा में जो है कि डाइवर्जन हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो तारा टिमटिमा रहा है तो वहां से जो है कि वो कई बार अपवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है, तब जाके हमारे आंखों को दिखाई देता है। एक बार दो बार नहीं, कई बार जो है कि तारा में जो है कि लाइट है, और वहां से जो है कि एक माध्यम में पड़ा, फिर जो है कि कुछ बीच में मतलब कि उसको दिखाई दिया, या फिर कुछ आ गया उसके बीच में, तो फिर जो है कि वो अपना दिशा को चेंज कर लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर जो है कि अपनी दिशा को चेंज किया। मतलब कि हमारे आंख तक उसके रोशनी को आते आते कई बार जो है कि अपवर्तन की प्रक्रिया से वो गुजर जाता है, इसलिए जो है कि तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के बाद जो है कि वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो है कि परावर्तक सतह है, इस पर ये लाइट आया उधर से, ठीक, इसको जो है कि आपतित किरण बोला जाता है, और ये जो है कि इधर परावर्तित हो गया, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। बीच में जो डाला जाता है उसको अभिलंब बोला जाता है, वो 90 डिग्री का रहता है। ये तीनों घटनाएं जो है कि एक ही बिंदु पर होता है। ये सब आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे। दूसरा है प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो घूमने वाली कुछ किरण होती है ना, उस पर जो है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का नियम लागू होता है, घूमने वाले किरणों पर। आप सिर्फ इसके बारे में सुन लीजिए, ठीक। एक है प्रकाश का व्यतिकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो आप लोग सिर्फ सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गुजार करके किसी पर्दे पर गिराया जाए, जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से गुजार करके कोई पर्दा पर गिराया जाए, तो पर्दा का कुछ भाग जो है कि अंधेरा रहेगा, तो कुछ भाग में उजाला उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि सिनेमा घर में आप देखते होंगे कि कुछ काला नजर आता है, तो कुछ बुल्लू नजर आता है, या फिर कुछ जो है कि उजला नजर आता है। तो वो जो है कि प्रकाश के व्यतिकरण, व्यक्तिकरण नहीं लिखा हो, व्यतिकरण, ध्यान से पढ़िए, इसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो प्रकाश को जब पर्दे पर गिराया जाता है तो गिरने के बाद कुछ भाग को उजाला कर देता है और कुछ भाग जो है कि अंधेरे में रहता है। यही वाला घटना जो है कि प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जैसे कि साबुन के बुलबुले को जो है कि रंगीन देखते होंगे, तो कुछ भाग जो है कि कोई दूसरा रंग से है तो कुछ दूसरा रंग से है, वो सब जो है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने क्वेश्चन कुछ नया लग रहा होगा।
पहले जो है कि रेलवे वाला एग्जाम या फिर कोई फोर्स विभाग का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछता था कि हाइड्रोजन बम या फिर परमाणु बम के बारे में कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। वो संलयन अभिक्रिया दे देता था या फिर विखंडन अभिक्रिया दे देता था। लेकिन इस बार जो है कि 67वीं के बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ उसमें जो है कि क्वेश्चन आया और उसका ऑप्शन कुछ इस तरह से था कि नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया था कि हाइड्रोजन बम जो है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन था नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया दूसरा ऑप्शन, तीसरा था नियंत्रित विखंडन या फिर चौथा था अनियंत्रित विखंडन। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि बम जो फूटने वाला होता है ना वो अनियंत्रित होता है, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। या तो परमाणु बम या फिर हाइड्रोजन बम अनियंत्रित रहेगा, अनकंट्रोल्ड रहेगा, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, तो नियंत्रित वाला तो यहीं पर कट जाएगा, नियंत्रित संलयन प्रक्रिया नहीं, और वहां पर दिया हुआ है नियंत्रित विखंडन, ये भी नहीं। अब आप तो जानते हो कि हाइड्रोजन बम जो है कि संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर होगा, नियंत्रण बम में अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया जो है कि हाइड्रोजन बम इसी पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है कि एडवर्ड टेलर इसके खोज करता है, हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर। एक दिया हुआ कि नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया जो होता है वो परमाणु रिएक्टरों में इस तरह के प्रतिक्रिया को कर करके बिजली की उत्पत्ति की जाती है, और उसमें जो है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। तो इसको वो लिख सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर यहाँ पर लिख देते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में जो है कि इसका प्रयोग किसका किया जाता है, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया का। अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया जो है कि इसी के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है कि परमाणु बम जो है कि विखंडन की संलयन के प्रक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है ना वो परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा जो है कि पावरफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। संलयन वाला जो है कि हाइड्रोजन बम और विखंडन वाला जो है कि परमाणु बम के खोज करता की बात किया जाए तो ओपेनहाइमर इसका खोज करता है। ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट का नाम है, परमाणु बम का खोज किए थे। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, एस बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि प्रेशर कुकर, आप लोग घर में प्रेशर कुकर का उपयोग करते होंगे, कुकर जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उसमें खाना या फिर दाल सब्जी कुछ भी बनाते होंगे, चावल, वो जल्दी बन जाता है, 2 से 3 सीटी मारा खेल खत्म। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका क्या कारण है। पहले के दिनों में हम लोग जो है कि बड़े बड़े तसले में खाना बनाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन जब से प्रेशर कुकर आया है खाना बनाने में हम लोग को सहूलियत हुई है। तो खाना जल्दी किसके कारण बनता है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि उबलने वाला जो पॉइंट है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो वो जो है कि प्रेशर कुकर जो है ना वो उच्च दबाव, अगर जो किसी चीज को आप बंद कर दीजिएगा तो उस पर तो दबाव पड़ेगा ना, नहीं कहता कि तुमको दबा देंगे। तो मतलब कि प्रेशर कुकर को जो आप जब ढक्कन लगा देते हैं तो उसमें जो है कि दाब की मात्राएं बढ़ जाती है, अर्थात प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ जाने के कारण जो है ना उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ने आपको ही दिया हुआ, इसलिए मेरा उंगली बार बार यहाँ जा रहा है कि उच्च दाब यहाँ पर हो जाता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप को जल्दी प्राप्त कर लेता है और उबलने लगता है, और जो कि खाना जल्दी बन जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। दाब भी उच्च रहेगा, ताप भी उच्च रहेगा, दाब भी उच्च रहेगा, ताप भी उच्च रहेगा। एकदम ए वाला क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे याद रखिए कि दोनों का जो है कि वैल्यू हाई ही रहेगा, उच्च ही रहेगा। उच्च दाब पर उच्च ताप प्राप्त करता है और जल्दी से जल्दी उबलने लगता है और खाना हमारा टनाक बना बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ए रहा। चलिए इसको पढ़िए आप लोग कि यदि रेफ्रिजरेटर, जिसको कि फ्रिज बोला जाता है, का दरवाजा खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आप लोग के घर में या फिर देखे होंगे कि फ्रिज जो रहता है उसके अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं, पानी रखते हैं, खाने वाला पदार्थ रखते हैं या फिर फल फ्रूट्स को रखते हैं, तो वो जो है कि ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि फ्रिज का जो है कि गेट, उसका जो दरवाज़ा है उसको खुला छोड़ करके आराम से हम लोग जो है कि सो जाएं। तो जो है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा टेम्परेचर जो घर में आप जहाँ पर सो रहे हैं वो जो कि कम जाएगा, हम लोग को गर्मी के दिन में राहत महसूस होगी। कभी ऐसा सोचे हैं?
पंखा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रिज से ही एक गोली में 2-3 शिकार कर लेंगे आप। पानी भी ठंडा पी लेंगे, खाना भी उसमें जो है कि बहुत दिन तक बढ़िया अच्छा रख सकते हैं, और कमरा का तापमान भी जो है कि आप लोग डाउन कर सकते हैं। कभी ऐसा सोचें? लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर जो कमरा में जो है कि फ्रिज का जो है कि गेट को अगर जो खोल देंगे ना, तो कमरा का तापमान जो है और बढ़ जाएगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि जो फ्रिज जो होता है ना, एक मिनट, हाँ, तो जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज जो होता है वो अपने अंदर वाला तापमान को जो है कि बाहर फेंकता है, इसलिए वो ठंडा अंदर से है। मतलब कि फ्रिज के अंदर जो तापमान सेंगर गया है ना, उस तापमान को कुछ कच करके निकाल देता है। जैसे मान लीजिए कि ये फ्रिज है, ये कमरा है, एक चीज ध्यान रखिए। अब ये जो है कि इसके अंदर हम फ्रिज रखे हुए हैं और ये इसका गेट है, तो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है ना, उसको निकाल कर बाहर कर देगा, तो अंदर में बच जाएगा ठंडा चीज ही ना। इसीलिए जो है कि वो शीतलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यही तापमान को बार बार अगर जो फेंकते जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि कमरा का तापमान नहीं बढ़ जाएगा? तो इसलिए फ्रिज के गेट को आप खुला छोड़िएगा, तो कमरा का तापमान जो है कि बढ़ जाएगा, कमेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जो है कि एक बीकर कहने का मतलब हुआ कोई बर्तन रखे हुए हैं, उसमें पानी पहले से आप रख दिए हैं, बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा वही पानी में डाल दीजिएगा। तो सबसे पहला बात तो ये नोट करेंगे आपने डालने के बाद बर्फ के टुकड़ा, कि बर्फ जो है कि पानी के स्तर पर तैर रहा है। तो तैर रहा किसके कारण? पानी का घनत्व। घनत्व कहने का मतलब वो कितना घना है, नहीं कहता है कि बहुत बड़ा एकदम कि घना जंगल है, घना मतलब कि एकदम भारा पड़ा, तो घना। तब पानी का जो है कि घनत्व है ना, वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। जिसका अधिक रहेगा ना वो तैरा देगा, जिसका कम रहेगा वो तैरेगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग का दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि पानी का घनत्व जो है कि कैसे ज़्यादा होगा। पानी का घनत्व ही ज़्यादा होता है, बर्फ का कम होता है। ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। बर्फ का जो है कि अणुओं का मात्रा जो होता है ना, वो दूर दूर होता है। भले वो एक दूसरे में जकड़े हैं, लेकिन उसके अणु जो होते हैं ना, वो पानी वाले से दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं कि ये जो है कि गिलास है, आपके पास बीकर है, इस स्तर तक आपके पास पहले से पानी है। यहाँ पर ये बीकर है, ठीक, इस पर जो है कि हम इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, इतना पानी है, ठीक। एक चीज ध्यान रखिए, पानी का हम जो है कि फिगर बनाने का कोशिश किए, ये सब जो है कि पानी की अणु है, ठीक। अब बर्फ का टुकड़ा जो है यहाँ पर हम डाल दिए, तो इस पर जो है कि कुछ देर के बाद जो है कि बर्फ देखिएगा कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो है कि बर्फ का टुकड़ा पिघल पिघल करके खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके स्थान पर कुछ जो है कि अंतराणविक स्थान उसको बोलते हैं, दो अणुओं के बीच के खाली स्थान को अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो अंतराणिक स्थान जहां जहां पर है ना, वहां पर बर्फ के टुकड़ा पिघल पिघल कर जो है कि भर जाएगा। यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा भर गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। अब भर भर कर जो है कि जितना गिलास का स्तर था, मान लीजिए इतना, उतना में ही ये समाहित हो जाएगा। आप इस बात से, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक जो है कि क्लास का कैपेसिटी 100 बच्चा को बैठाने का है, ठीक ना। अब उसमें जो है कि 80 बच्चा ही आया पढ़ने के लिए, 20 बच्चा नहीं आया। तो 20 बच्चा आएगा, तो जो मान लीजिए कि एक बेंच पर पहले 4-4 बच्चा बैठ रहा था, लेकिन स्टूडेंट कम रहने की वजह से एक बेंच पर 2-2 स्टूडेंट एकदम फैलागत में पूरा बैठ रहा है। लेकिन स्टूडेंट की संख्या बढ़ने पर क्या होगा कि जिस पर 2 बैठ रहा था उस पर 4 बैठेगा। वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो है कि बर्फ का टुकड़ा का अणु जो है कि और समा जाएगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे कि बेंच वाले बच्चे एडजस्ट किए, 2 से 4 बिठाएं, तो एडजस्ट यहाँ पर कर करके जो है कि अणु की संख्या जो है कि इतना में ही समा जाएगा। मतलब कि पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने बहुत बार आपको परमाणु संरचना बताया है, उसी से उठा करके क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछ दिया था। बार बार परमाणु से संबंधित क्वेश्चन हर एक वीडियो में आता है, बार बार पूछता है, तो बार बार हम बताते हैं। तो उसी तरह से देखिए कि एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में आया था कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण विद्यमान होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं,
ये परमाणु किसी का है। इलेक्ट्रॉन जो है कि इसके कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बीच वाले भाग को न्यूक्लियस बोला जाता है, और उसमें जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब कहाँ होता है, नाभिक में होता है। तो वही पूछ रहा था कि नाभिक में कौन से मौलिक तन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन जो है कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु संरचना पर जो है कि हम एक फुल वीडियो ही बना दिए हैं लगभग 40-50 मिनट का, उसको आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा अगर देखने का शौक है तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर जो है कि गैसीय नियम से संबंधित थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा दिया गया है कि कोई ऐसा जो है कि निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होना चाहिए। ठीक, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोरियालिस प्रभाव के कारण, बॉयल का गैसीय नियम, पास्कल का नियम, एवोगाड्रो नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर जो है कि सेम में है। ठीक, सभी गैसों के निश्चित आयतन, उसका जो आयतन है ना वो निश्चित मात्रा में है, उसके अणुओं की संख्या जो है कि उसमें समान होगी, ये पूछा गया है। पहला कोरियालिस प्रभाव के कारण, तो कोरियालिस बल के कारण ही पृथ्वी के घूर्णन गति संभव है। मतलब कि पृथ्वी के घूर्णन गति का जो है कि मुख्य कारण जो है कोरियालिस बल है। मतलब कि CF कोरियालिस बल जो है कि कोरियालिस फोर्स, यहाँ CF हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है V साइन थीटा। भी साइन थीटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, भी जो है कि कोणीय वेग को इंगित करेगा, थीटा जो है अक्षांश की रेखा को इंगित करेगा। ये जो है ज्योग्राफी से संबंधित एक नियम है। मतलब कि कोरियालिस फोर्स अगर निकालना है तो यहाँ पर अगर जो बात किया जाए कि ध्रुव पर कोरियालिस बल कितना लगता है, तो ध्रुव पर जो है कि कोरियालिस फोर्स की मात्रा जो है कि सबसे ज्यादा होता है, उसको सीध हम करते हैं कि भी साइन थीटा का मान, मतलब कि ध्रुव पर पूछ रहा है तो ध्रुव पर ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया तो 90 डिग्री ध्रुव पर जाकर के टच करेगा, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो भी साइन 90 का मान होता है 1, मतलब कि भी का मान हो जाएगा सबसे ज्यादा महत्तम। अगर जो इसका ध्रुव पर मान निकाला जाए तो भी साइन और थीटा, थीटा का मान ध्रुव पर, मतलब कि बीच वाला रेखा, तो ध्रुव पर कितना हुआ, 0 डिग्री ध्रुव पर कर रहे हैं, मतलब कि क्या कहता है उसका, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर। ध्रुव पर तो सबसे ज्यादा हो गया, मतलब कि भी आ गया, महत्तम आ गया। उसके बाद अगर जो भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो साइन थीटा का मान जो है कि 0 हो जाएगा, साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो भी साइन 0 का मान होता है 0, तो गुने 0, तो भी का मान कितना होगा, 0 होगा। सबसे कम कोरियालिस फोर्स अगर जब पूछा जाए कि कहाँ लगता है, तो इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा पर लगेगा। सबसे अधिक जो है कि कोरियालिस बल का मान कहाँ लगता है, तो वो ध्रुव पर रहेगा। और दूसरा नियम दिया हुआ है ऑप्शन में आपका कि बॉयल का गैसीय नियम। तो बॉयल का गैसीय नियम से आप क्या समझते हैं कि कोई भी जो है कि गैस में प्रेशर जो होता है ना, अगर उसका प्रेशर बढ़ाएगा तो उसका आयतन जो है कि घट जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए कि कोई गुब्बारा है इतना बड़ा, उसको अगर जो दबा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, तो उसका आयतन पहले इतना था, लेकिन दबाने के बाद क्या हुआ, आयतन घट गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉयल वही नियम दिया है कि प्रेशर को अगर जो इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि अगर जो प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो घट जाएगा, या फिर वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम जाएगा। गुब्बारा वाला एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इतना बड़ा गुब्बारा, उसको प्रेस करके हम इतना किए तो उसका आयतन में जो है कि कमी आ गया। मतलब कि एक को बढ़ाने पर एक कमेगा और एक को घटाने पर एक बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम जो है कि द्रव से संबंधित एक नियम है कि द्रव के अगर जो एक अणु को आप एक अणु पर दाब लगाते हैं ना, तो उसका दाब जितना एक अणु पर लगा है वो पानी के अंदर, उस द्रव के अंदर सभी अणुओं पर उतना ही बल लगेगा। मतलब कि एक अणु पर जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं वही प्रेशर से जो है कि सभी अणुओं पर जो है कि दाब पड़ता है। मतलब कि सभी अणुओं पर प्रेशर की संख्या या फिर दाब की संख्या जो होता है ना वो इक्वल होता है, यही पास्कल का नियम है। एक है एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो का नियम में ही जो है कि आयतन का अगर जो मान बढ़ाइएगा ना तो इसके अणुओं की मोल संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, अर्थात जो है कि वॉल्यूम, यहाँ पर जो है कि स्केच चल नहीं रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है ना वो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन कहने का मतलब है कि अणुओं की संख्या, जिसको कि हम मोल बोलते हैं। अणुओं की संख्या जो है कि अणुओं की संख्या बराबर जो होता है एन, जो है कि डिनोट करता है, वो मोल को डिनोट करता है। ठीक,
मोल, मोल का मान अगर जो पूछा जाए एक मोल कितने के बराबर होता है, उसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो एक मोल बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 6.023 गुणे 10 के पावर 3 23 होता है। 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है एक मोल के बराबर। इसी को जो है कि एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एवोगाड्रो संख्या का मान पूछेगा तो ये होता है एवोगाड्रो संख्या। तो आई होप इसको आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होगी किसमें, एवोगाड्रो का नियम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने ये रहा। चलिए इस आसान सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पीतल के घटक हैं। पीतल मतलब कि पिताजी से बना है, पिता जी, इसका ट्रिक है। पी फोर जो हो गया पीतल हो गया, त फोर हो गया तांबा हो गया, और उसके बाद ज फोर हो गया जस्ता हो गया। मतलब कि पिताजी से बनेगा कौन सा, ये पीतल। पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से होगा। ये ट्रिक है, बस ऐसे ही सब ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से होता है। पिताजी से आप लोग आद कर सकते हैं। तो तांबा जस्ता किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ऑप्शन है तांबा और टीन, तो तांबा और टीन दोनों को मिला दीजिएगा नहीं तो कांसा बन जाएगा। तो इसका जो है कि कांसा हो जाएगा तांबा टीन को मिलने से। आइए जो है कि पीतल बताएं हम, पीतल है। और तांबा जस्ता निकेल, ये तीनों जब मिल जाएगा ना तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, सिर्फ सिल्वर ये नाम है, सिल्वर की मात्रा इसमें नगण्य होती है, कुछ भी नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं सोच लीजिएगा आप लोग ज्यादा दिमाग लगा कि जर्मनी में जो है कि चांदी पाया जाता है उसी को जर्मन सिल्वर बोला जाता है। ऐसा बात नहीं, इसका नाम है जर्मन सिल्वर, जो कि तांबा जस्ता निकेल के मिलने से बनता है। एक है लोहा क्रोमियम निकेल, तो लोहा क्रोमियम और निकेल को बनाइएगा ने, मिला दीजिएगा ने, तो इसी से जो है कि स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का निर्माण किससे होता है, लोहा क्रोमियम और निकेल के मिलने से। स्टेनलेस स्टील में जल्दी जंग नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने बोर्ड पर यह रहा। चलिए इसका आंसर आप लोग सोचिए कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। मतलब कि अनबुझा चूना कहने का मतलब जो बुझा हुआ चूना नहीं है उसको हमको चूनना है। अनबुझा मतलब कि जो बुझा हुआ चूना नहीं है। तो अनबुझा चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम मोनोऑक्साइड को ही अनबुझा चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एक होगा बुझा हुआ चूना, ये तो बिना मतलब अनबुझा चूना मतलब कि ये बिना बुझा हुआ चूना है। एक होता है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ जो चूना होता है ना, बुझा चूना, जिसको कि दूधिया चूना भी कहा जाता है, दूधिया, दूधिया चूना। दूधिया मालदा है आम का नाम, आप लोग सुने होंगे, अभी आम का सीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दूधिया चूना का हमको नाम बताना है। तो दूधिया चूना जो होता है ना, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ना, वो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। तो ये हो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला। हमसे पूछा कौन गया था कि अनबुझा चूना, तो ऑप्शन नंबर ए CaO, इसको कैल्शियम मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। अगर जो कोई लोहा आप दुकान से मंगवाते हैं कोई काम करने के लिए, घर बनाने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए, आपके घर में जब लोहा आता है तो लोहा का वो काम बहुत दिन तक आप नहीं करते हैं, ठीक। वो लोहा बहुत दिन तक ऐसे ही रखा है। तो देखिएगा कि कुछ दिन के बाद जो है कि उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद जो है कि उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 किलो का एक लोहा छोड़ दिए, साल भर के बाद जो है कि वो कितना किलो का हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लंबे समय तक उसको छोड़ देंगे तो लोहे के वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ तो देखिए, अगर जो लोहा को बहुत समय तक छोड़ देते हैं ना, तो उस जो है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जो है कि ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो लोहा में O2 की मात्रा जुड़ जाएगी। तो O2 की मात्रा जितना जुड़ेगा उसके वजन में उतना की वृद्धि हो जाएगी, और वो जुटते ही जाता है, जुटते ही जाता है, जुटते ही जाता है। मतलब कि लंबे समय तक उसका वजन बढ़ते ही बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन बीपीएससी जो है कि बकैती करके इसका आंसर क्या मान लिया था कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन बाद में जो है कि आंसर को चेंज करके वो ऑप्शन नंबर ए जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है, इसको सही माना था। क्योंकि लोहा से जो है कि खनिज
लवण में वो जो है कि बहुत दिन तक ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके खनिज लवण में कन्वर्ट हो जाता है, उसके वजह से जो है कि उसके वजन में जो है कि बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं, मतलब को कहते हैं। ऑप्शन आपका है परगलन, भर्जन, कैल्सीकरण या फिर झाग प्लवन। तो इस सेशन को हम यहाँ पर जो है कि समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मतलब कि क्वेश्चन का लेवल जो है कि थोड़ा इसमें बढ़िया रखा गया था, इसलिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो अगर जो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है कि ध्यान से पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। सोचिए और आंसर दीजिए। अगला वीडियो में जो है कि यहीं से इसी क्वेश्चन से मेरा स्टार्टिंग रहेगा, इस क्वेश्चन को फाड़ करके रख देंगे, ये वादा रहा। तो आप लोग को अगर जो इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने प्यारे उंगली से जो है कि आंसर का नाम लिखिए। अगर जो चैनल पर आप लोग नए हैं, पहला बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सारे वीडियो को लगातार देखिए, मज़ा आ जाएगा। और जो है कि सब्सक्राइब वाला बटन जो है कि उसको दबा ही दीजिए और जो है कि दोस्तों के साथ जो है कि वीडियो को साझा कीजिए। तो इसका आंसर आपको पता है तो झट से जाकर के कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इस सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं। थैंक यू।